तो चलिए, ये है हमारा तंतु से वस्त्र तक। चैप्टर का नाम है, एनसीईआरटी में चैप्टर 3 है, तंतु से वस्त्र तक। चलिए, कह रहा है कि तागे, हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड को ध्यान से समझना है, अदरवाइज एमसीक्यूज गलत होने लगेंगे। देखिए, तागे वर्ड याद रखना है कि ये दिखाई देने वाली, तागे ये क्या है, ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिसे तंतु कहते हैं। कोई भी तागा है ना, जिसको हम लोग धागा कहते हैं, वो तागे है हिंदी में। तागे जिससे बनी होती है, उसके अंदर में भी और भी पतले पतले उसमें सूत होते हैं, जिसको तंतु कहा जाता है। कोई दिक्कत है? ये याद रखिए कि तागे से भी पतले होते हैं तंतु, वर्ड याद रखना है। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी और ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ध्यान देना है, कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी और ऊनी तंतु पौधों से भी प्राप्त होते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। ऐसा तंतु जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ये याद रखना होगा। ओके, वैसे तंतु जो पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं। जैसे रुई, जूट, जूट को ही पटसन कहा जाता है, यह पादप से प्राप्त होने वाले तंतु है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, रेशमी तंतु यानी रेशम के जो तंतु होते हैं, वह रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, यानी कोकून से प्राप्त होते हैं। ये देखिए, यही है हमारा कोकून, ये रेशम का कोकून है, इसी से रेशम तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत के अलावा यानी पादप और जंतु के अलावा कुछ और होते हैं, यानी पादप और जंतु नहीं होते हैं, वैसे तंतु का निर्माण जब होता है तो इसको हम लोग संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्लिष्ट तंतु किसको कहते हैं? जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं किए जाते हैं। उसका उदाहरण है पॉलिस्टर, याद रखना है ये वर्ड। नायलॉन, ये भी याद रखना है। एक्रिलिक, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि साधारणतया कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां मृदा क्या होती है? काली। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है कि कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? नोट किया जाए, काली मिट्टी में। और क्या, जलवायु कैसी होना चाहिए? नोट किया जाए, उष्ण जलवायु होनी चाहिए, यानी जलवायु उष्ण और मिट्टी काली। ओके, चलिए, कह रहा है कि जूट, जूट को ही पटसन कहा जाता है, ध्यान देना है। ये जूट तंतु को पटसन के पौधे, पादप मतलब पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं, ध्यान देना है। जूट जिसको हम लोग घरेलू भाषा में सन कहते हैं, है ना, वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? पौधों के तने से प्राप्त किए जाते हैं। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है, ध्यान देना है। जूट की खेती वर्षा ऋतु में होती है। चलिए, भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, ध्यान देना है, पटसन की खेती कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में उगाए जाते हैं। ओके, सामान्यतः पटसन पादप, ये जो एक फसल है, वह पुष्प अवस्था में काटे जाते हैं, ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसे आप इग्नोर करेंगे वही एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ये फ्लैक्स क्या है? फ्लैक्स भी एक पौधा है, पादप है, जिससे
प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं। ये फ्लैक्स बोर्ड नहीं है, ये क्या है, ये है हमारा पादप यानी पौधा है, जिससे भी तंतु बनाए जाते हैं। तंतु आप समझ चुके हैं, यानी धागा जिससे बनता है, यानी धागा से भी पतली पतली लड़ियां होती है, उसी को तंतु कहा जाता है। देखिए फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है, आप नोट कर लीजिए। देखिए फ्लैक्स की खेती नील नदी के नजदीक किए जाते हैं। और इधर था अभी क्या था, ये पटसन जो है वो वर्षा ऋतु में होती है, और इसके लिए जलवायु जो कपास के लिए काली मिट्टी और जलवायु उष्ण, ये अलग अलग बातें हैं। कपास एक अलग है, जूट एक अलग है, फ्लैक्स एक अलग है। ओके, ये हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं। देखिए पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते हैं, यानी पूर्वी भारत में रुई से बने, पूर्व में भारतवासी यही हुआ, पूर्व में भारतवासी जो है वह रुई के बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के किनारे, कहा, गंगा नदी, तो रुई का जो खेती पैदावार होता है वह गंगा नदी के किनारे होती है। ओके, ये याद रखना है, फ्लैक्स की खेती नील नदी के किनारे होती है। ओके, देखिए तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई क्या कहते हैं, कताई कहते हैं, नोट कर लिया जाए। जंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कताई कहा जाता है। और ये दूसरा है, कपास से बीजों को अलग यानी पृथक करने को क्या कहा जाता है, ओटाई कहा जाता है। बोलिए क्या आप ये जान रहे थे, तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया कटाई नहीं, कताई, और कपास से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या है, ओटाई। ये याद रखिए, को का संबंध ओटाई से, और तो में ये तागा जो है उसके लिए को है, को का संबंध को से नहीं है। ये याद रखने में आपको मदद करेगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए कह रहा है कि पदार्थ या तो क्या है, ये द्युतिवान होते हैं, यानी चमकदार, इसका अर्थ होता है हिंदी में, द्युतिवान होता है या फिर द्युतिहीन होता है ना, यानी ये चमकदार होते हैं कोई पदार्थ, या फिर कोई पदार्थ चमकदार नहीं होते हैं, है ना। और ये हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। ओके, होते हैं। इसका पता लगाने के लिए पदार्थ के बीच से काटकर टुकड़े में, यानी इस तरह से किसी पदार्थ को बीच से काट लिया जाता है, और इसको रेगमाल में, किसमें, रेगमाल, नोट कर लीजिए। इसको हम लोग अपने देसी भाषा में सरेस कागज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरेस कागज बोलते हैं, यानी जिसपे एक पेपर, जिसपे बालू सब चिपका हुआ एक कागज रहता है ना, उसी को कहते हैं रेगमाल। ध्यान देना है। में रगड़ कर यह देख सकते हैं कि कौन सा वस्तु जो है वो द्युतिवान है और कौन नहीं है। किसमें रगड़ के देखेंगे, रेगमाल में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं। सही बात है, जैसे इसको खरोचेंगे तो नहीं खरोच आएगा, तो कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को आसानी से नहीं खरोच सकते हैं। ये भी बातें उसमें लिखी हुई है किताबों में, इसलिए मैंने इसे लेकर आया है। वे पदार्थ जिसे आसानी से, क्या है ये, संपीड़ित, वर्ड याद रखना है हिंदी में, संपीड़ित अथवा खरोचना, यानी संपीड़ित का ही दूसरा ये सिंपल अर्थ है खरोचना। तो संपीड़ित का मतलब क्या होता है, खरोचना। इसको ऐसे से खरोच देंगे तो ये संपीड़ित करना कहलाएगा। खरोचा जा सकता है किसको, उस पदार्थ को जिसको खरोच सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, उसको कोमल पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, कोमल पदार्थ कहते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, यानी उस पर स्क्रैच डालना
कठिन होता है उस पदार्थ को कठोर पदार्थ कहते हैं। ओके, जैसे ये देखिए, इसको खरोच नहीं पाएंगे ना, तो ये कठोर पदार्थ है, और जिसको खरोच सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये है, ये क्या है हमारा, कोमल पदार्थ है। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। ये देखिए, कुछ पदार्थ है जो जल में रह जाते हैं, और कुछ जो है ये पूरा घुल गया है। तो वही कह रहा है कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, अर्थात घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय का मतलब पूर्ण रूप से घुल जाना, पूर्ण रूप से घुल जाना। ओके, याद रखना है, विलेय का मतलब पूर्ण रूप से घुल जाना। कुछ पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफी समय तक वह गिलास में विलोरित यानी इधर उधर इस तरह से रहते लुढ़कते रहते हैं और लुप्त नहीं होते हैं। उस पदार्थ को अविलय कहते हैं। सही बात है, विलय मतलब घुल गया, और जो नहीं घुला उसको क्या कहेंगे, अविलय कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, पदार्थों अथवा किसी भी सामग्रियों को जिनसे होकर वस्तुएं देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। देखिए, इससे देखा जा रहा है ना, आर पार दिख जा रहा है। जैसे कोई भी प्लास्टिक जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वही हमारा पारदर्शी, और इसका इंग्लिश भी पारदर्शी का ट्रांसपेरेंट ही होता है। तो यह है हमारा पारदर्शी पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, तो आप जानते ही हैं, अपारदर्शी। ये देखिए, नहीं दिख रहा है ना, ये अपारदर्शी है। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत ही स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, उसको पारभासी कहते हैं। ये बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बस यही है हमारा 1 से लेकर 4 तक के क्लास में दिए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफी महत्वपूर्ण है। ओके, और पूरा बुक अगर आप पढ़ेंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि उसमें जो भी बातें हैं वो सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है 1 से लेकर 4 तक का चैप्टर खत्म, क्लास 6 का। अब चलिए एमसीक्यू को देखते हैं। देखिए, ये कल के वीडियो में यानी आपका चैप्टर 1 जिसको अब हम लोग 2 समझेंगे, उसका ये ऑब्जेक्टिव है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। देखिए, अब मैं ये आपको होमवर्क देना बहुत ही जरूरी समझूंगा कि ये आप होमवर्क ले लीजिए और आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, ईमानदारी ये कि नहीं देखना है कभी भी पीछे कोई भी स्क्रीन और पीडीएफ। ओके, आप ये कमेंट कर दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट आपको जो लगेगा ना वो बहुत ही खतरनाक होगा। ठीक है, चलिए, चावल से हमें क्या मिलता है, तो मैंने आप लोगों को बतलाया था कि चावल से कार्बोहाइड्रेट सिर्फ मिलता है। ये देखिए, जो उपरोक्त सभी है ना, ये आपको कंफ्यूज करेगा, तो आप अच्छे से नोट्स पढ़ेंगे तो आपको कंफर्म होता रहेगा कि क्या करना है इसका आंसर। कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है? अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, बिल्कुल सही है। भोजन की जरूरत, भोजन का जरूरी अंग है, यह भोजन का जरूरी अंग है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, शरीर को सुचारू रूप से चलाता है, शरीर को सुचारू रूप से चलाता है। और ए और बी दोनों, ए और बी दोनों तो होगा नहीं, है ना, यहाँ पे सी होना चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पे सी, क्योंकि आपका ये गलत है। ये देखिए, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा का भी प्रमुख स्रोत है, इसीलिए आपको डी नंबर आंसर मारना है, ये बी नहीं है, सी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको मैंने बतलाया था कि प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन हमारे
भोजन का संघटक यानी भोजन का जो अवयव है वो नहीं है, यानी हमारे भोजन का कौन हिस्सा नहीं है। देखिए ये अन्न हम लोग खाते हैं, फल भी खाते हैं, सब्जी भी खाया करते हैं, ये ऑक्सीजन जो है हमारे भोजन का अवयव नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनाज किसका समृद्ध स्रोत है? ध्यान देना है, अनाज जो है कार्बोहाइड्रेट सही है, वसा भी सही है, प्रोटीन भी सही है ना, और खनिज पदार्थ ये भी सही है। ये कह रहा कि अनाज जो है किसका समृद्ध स्रोत है। ध्यान देना है, कोई भी अन्न जो खा, यहां देखिए सभी है, लेकिन ये समृद्ध का मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा क्या है उसमें, तो आपको ध्यान देना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे ज्यादा है। देखिए अब आप बतला दीजिए कि ये समृद्ध वर्ड जो है वही इसी वर्ड के चलते ये कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर हो रहा है। तो क्वेश्चन को भी आप अच्छे से रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फूलों के रस को क्या कहते हैं? फूलों के रस को क्या कहा जाता है? मकरंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकरंद कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से भोजन के घटक कौन से हैं? देखिए भोजन के घटक कौन कौन है, तो भोजन के घटक जब कहा जाए तो वो प्रोटीन भी है, विटामिन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है, यानी आपका उपरोक्त में से सभी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? अब देखिए भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे पादप है और ए और बी दोनों है, तो आपको लगेगा कि ए और बी ऑप्शन सही होगा, लेकिन भोजन के प्रमुख घटक सिर्फ और सिर्फ पोषक है। क्या है? पोषक है। ये आपको याद रखना है, नोट्स में हमने आप लोगों को बतलाया था। नेक्स्ट है हमारे पास आहारी रेशे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आहारी रेशे क्या होते हैं? देखिए साबुत खाद्यान्न, दालें, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ये आहारी रेशे को हम लोग रुक्षांश कहते हैं। ये हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल में ये भी था, ये आलू, ताजे फल, सब्जियां यानी सभी थे, तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट हमारे पास रतौंधी रोग किसकी कमी से होते हैं? आप सभी जानते हैं, विटामिन ए के कमी से। आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है? अभी जस्ट बतलाया आप लोगों को, रुक्षांश। भोजन को ज्यादा पकाने से क्या होता है? ध्यान देना है, उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अगर पूछा जाए कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो विटामिन सी याद रखना है। लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवण की भी हानि होती है, बिल्कुल सही है, यानी ए और बी दोनों सही है, इसलिए आपका आंसर ये वाला सही होगा। नेक्स्ट है हमारा अवरक्तता। अवरक्तता जिसको बोलते हैं, क्या है? शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है उससे? देखिए स्कर्वी जो है ना वो विटामिन सी की कमी से होता है, ये नहीं होगा। क्या होगा? कमजोरी हो जाता है अवरक्तता से। क्या होता है? कमजोरी होता है। तो बी नंबर आपका नहीं, ए नंबर सही होगा, ध्यान देना है। ये देखिए रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है ये बताइए। देखिए बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालना, सही बात है। पचे हुए भोजन को बाहर निकालना बिल्कुल गलत बात है। बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने का काम रुक्षांश का है, इसीलिए क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ए नंबर ऑप्शन होगा। आप जल्दीबाजी में ये जो देखते हैं ना दोनों, ये नहीं लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन सेट किया है वह ए और बी के साथ है, ताकि आपको कंफ्यूजन होता रहे, लेकिन उसको रिमूव करना ही आपकी तैयारी को पुश करेगा। ओके, देखिए अभावजन्य रोग मैंने बताया था इसको। अभावजन्य रोग किसको कहते हैं? भोजन में किसी पोषक की कमी लंबी अवधि तक हो जाए तो उसी को अभावजन्य रोग कहते हैं, सही बात है। भोजन में पानी की कमी, गलत बात, ये नहीं पढ़ाए थे।
सिर्फ और सिर्फ यही लाइन है कि भोजन में पोषक की कमी लंबी अवधि तक अगर हो जाती है उसी को अभावजन्य रोग कहते हैं। तो इसका ए नंबर आंसर सही होगा। प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है? तो प्रोटीन युक्त भोजन जो है वह क्या होता है? ऊर्जा वाला भोजन होता है, रक्षा वाला भोजन होता है, रक्षात्मक भोजन होता है, शरीर वर्धक होता है कि क्या होता है, आप बताइए। देखिए अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों को होगा, ध्यान दीजिए। प्रोटीन युक्त जब भोजन कहे तो आपको बिना बात का ये लगेगा कि ऊर्जा तो प्रोटीन देगा ही देगा, क्योंकि हम लोग प्रोटीन अगर लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं तो ताकत मिलता है, ऊर्जा होता है। बिना बात का बात बोलेंगे। प्रोटीन मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया था कि प्रोटीन का काम है वृद्धि करना, यानी शरीर का वृद्धि करना। ऊर्जा जो है ये क्या करता है बताइए? ऊर्जा जो है ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट का काम। ऊर्जा देना किसका काम है? कार्बोहाइड्रेट का और वसा का, दोनों का काम है, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं? देखिए संतुलित आहार उचित मात्रा में पोषक तत्व जिसमें हो उसे कहते हैं। बिल्कुल सही है। ये रुक्षांश कुछ भी नहीं करता है, जान लीजिए। ये जल भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? यही होगा, ए नंबर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये देखिए हमने बताया था, घेंगा, गाइटर, इसको दूसरा इंग्लिश में बोला जाता है। ओके, देखिए यहां भी ए बी था, आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तंतु किसे कहते हैं? तंतु देखिए अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि तंतु क्या होता है? धागे से भी पतला जो धागा होता है उसको क्या कहते हैं? तंतु। तो धागे से पतली लड़ियों को ही क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। और ये तंतु से भी छोटा जो होता है, तंतु किसे कहते हैं? धागे जैसी पतली लड़ी को। और ये लड़ी जो है वो रुई से बनता है, इसलिए रुई आंसर नहीं होगा। तो ए नंबर इसका आंसर सही होगा। एक ही लंबे धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? एक ही लंबे धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? बंधाई, बुनाई, कताई और ओटाना। अभी जस्ट बताए थे कि धागे से अगर बनाएंगे कोई भी चीज तो उसको बुनाई कहेंगे, बुनते हैं, क्या कहेंगे? बुनाई कहेंगे। देखिए कपास के पौधे को उगाने के लिए उचित मृदा कौन सी है? हमने कहा आप लोगों को कि कपास उगाने के लिए काली मिट्टी चाहिए। कौन सी मिट्टी? बहुत इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी। तंतुओं से क्या बनता है? तंतुओं से देखिए क्या बनता है? तंतु से वस्त्र बनते हैं। बोलेंगे हाँ बनता है, धागा भी बनता है, कपड़ा भी बनता है। नहीं, तंतु धागा से छोटा है, यानी पतला है। पहले धागा, उससे भी पतला तंतु। तो तंतु से वस्त्र नहीं, ध्यान देना है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। देखिए तंतु से धागा, ठीक है, और धागा से वस्त्र, ये याद रखना है। और ये तंतु किससे बनता है? तो रुई से या कपास से, है ना, या जूट से, ये सब प्राकृतिक स्रोत जो है उससे। तो ये क्या होगा? तंतु से क्या बनता है? तो तंतु से क्या बनता है? नहीं, तंतु से क्या बनता है? धागा। ओके, ये बात याद रखना है। पटसन तंतुओं को तने से कैसे अलग किया जाता है? यहां देखिए, देखिए तंतु, पटसन जो है ना, उससे तंतु को तने से कैसे अलग? देखिए आप इसको जानते हैं, सनसनाठी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है हमारा, इसको क्या कहते हैं? पानी में बहुत दिन तक छोड़ देते हैं, ये सर गल जाता है, इससे इसको इस तरह से छील के आगे कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। यानी तने को जल में गलाकर हाथों द्वारा उसको क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु।
सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु कौन सा होता है? रेशम के धागे का होता है, याद रखना है। संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण देखिए, रेशम जो है ना वो प्राकृतिक है, ध्यान देना है। ऊन भी प्राकृतिक है, कपास भी प्राकृतिक है। संश्लिष्ट का मतलब कृत्रिम, कौन है? पॉलिस्टर। कृत्रिम का भी जस्ट एग्जांपल हमने आप लोगों को दिया। कपास के पौधा किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है? जब जलवायु कहे तो आपको याद रखना है उष्ण जलवायु, अभी जस्ट बताए थे। नारियल से प्राप्त रेशे से क्या निर्मित नहीं होता है? ध्यान देना है, क्या निर्मित नहीं होता है? नहीं वाला कंफ्यूजन करता है। नारियल से कौन सा चीज नहीं बनाया जा सकता है? देखिए मैट, नारियल से प्राप्त रेशे से कौन सा चीज निर्मित नहीं होता है? देखिए नारियल के रेशे से मैट बना सकते हैं, गद्दे बना सकते हैं, नहीं गद्दे नहीं बना सकते, गद्दे भी बना सकते हैं, रस्सी भी बना सकते हैं, उपरोक्त में से सभी बना सकते हैं। ठीक है, यहां क्या नहीं बना सकते हैं? ये ऑप्शन देखिए गलत है ना, ये नहीं होगा। तब फिर क्या बना सकते हैं? तो सभी बना सकते हैं, ये आंसर सही होगा। देखिए निम्न में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु नहीं है? संश्लिष्ट देखिए पॉलिस्टर जो है वो हमारा क्या है बताइए? यह है हमारा संश्लिष्ट तंतु है। नायलॉन भी हमारा संश्लिष्ट है, एक्रिलीन भी हमारा संश्लिष्ट है। यहां कह रहा कि कौन नहीं है, तो हमने अभी आपको बतलाया कि फ्लैक्स जो है एक पौधा है। अब याद रखना है फ्लैक्स क्या है? एक पौधा का नाम है, और यही हमारा प्राकृतिक है, संश्लिष्ट तंतु नहीं है, यह प्राकृतिक है, ध्यान देना है। ओके नेक्स्ट देखिए, पटसन कहां से मिलता है? तो पटसन जो है वह पौधों से मिलता है, जंतु से मिलता है, मिट्टी से, तो पौधों से मिलता है। कहां से? पौधों से मिलता है। देखिए प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? प्राकृतिक रेशे पूछा गया है। देखिए रुई भी है, ऊन भी है। ऊन है क्या? पटसन है क्या? तो रेशे की बात है। प्राकृतिक रेशे कौन सी है? ये ऊन है, पटसन है, रुई है। तो याद रखिए ये सभी जो है हमारा क्या है? प्राकृतिक रेशे हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कपास के रेशे पौधों के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? याद रखिए कपास जो है वह हमारे किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो पत्तों से नहीं होगा, फलों से नहीं होगा, जड़ों से नहीं होगा, ये डंठल यानी तने से होगा। ओके ध्यान देना है। कपास के बीजों से कपास हटाया जाना क्या कहलाता है? कपास से कपास के बीजों को हटाना। देखिए ये सपोज कर लीजिए कि 6 नंबर है, और 6 नंबर का आंसर भी आप हमें कमेंट करके दीजिएगा। देखिए जिस समय मैंने ये पढ़ाया आप लोगों को, तो वहां पे आप लोगों को मैंने कहा था, क्या कहा था कि आप ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए अभी पूछ रहे हैं, तो याद रखिए 6 का क्या आंसर दीजिएगा वो आप हमको बता दीजिएगा। ओके कमेंट में कि 6 का क्या आंसर है, और वो 1 नंबर में था। अगर पहले जो हमने बताया था वो 1 नंबर था, 1 का के लिए आप 1 का आंसर टिक करेंगे, और इसको मान लीजिए कि 6 है तो इसको 6 समझिएगा। आप 6 का ऑप्शन लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा। रुई की खेती प्राचीन भारत में कहां की जाती थी? रुई की खेती गंगा नदी के किनारे। ओके याद रखिएगा। करा कि बुनाई किसे कहते हैं? बुनाई मतलब धागों को एकत्रित करके वस्त्र बनाना। धागा बनाना नहीं, धागा बनाना को कताई कहते हैं, है ना, और धागों से वस्त्र बनाना बुनाई कहलाता है। ओके देखिए कंफ्यूजन है ना। एक पदार्थ के क्या गुण होते हैं? देखिए दिखावट नहीं, पारदर्शिता नहीं। देखिए पदार्थों के गुण वाले टॉपिक में अभी डिस्कस किया कि पदार्थ जो होते हैं वो कठोर होते हैं, जिसको खरोचा नहीं जाता है। तो पदार्थ का एक गुण यह है कि उसमें कठोरता होती है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कठोर पदार्थ
किसे कहते हैं? जिनको दबाना, यानी दाब के, इसको देखिए दाब नहीं सकते हैं तो दबाना मुश्किल होता है, सही है। उसी चीज को संपीड़ित मतलब खरोच नहीं सकते हैं, खरोचना मुश्किल होता है, तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि यही द्युतिमय यानी चमकदार का अर्थ क्या होता है? चमकना, सही बात है। नेक्स्ट, विलेय पदार्थ कौन सा है? विलेय मतलब जो घुल जाए, चीनी भी है, नमक भी है, समझ रहे हैं, वॉशिंग पाउडर भी घुल जाता है, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। कोमल पदार्थ कौन है? कोमल पदार्थ को खरोचा जा सकता है, सही बात है, आसानी से उसको संपीड़ित किया जा सकता है, इसी का दूसरा वर्ड है। देखिए ये दोनों सही होगा, अभी जस्ट बतलाया था। तो इस तरह से हमारा एमसीक्यू और नोट्स कंप्लीट होता है। ओके, काफी समय लग जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को और इस तरह के नोट्स को कलेक्ट करने में। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसका शुल्क बस यही है कि आप हमारे चैनल को भी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए। व्यूज इतने आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं।